क्या आपको टिकट देंगे तभी आपका मेरा रिश्ता रहेगा? नहीं बिल्कुल व्यक्तिगत भी तो रिश्ता व्यापारिक संबंध था। चाचा फिर किस नाम का यार? बिल्कुल तो उनका अपना चाचा भी धोखेबाज था। चर्चा हो रही थी कि जाएंगे लड़ जाएंगे, कांग्रेस से टिकट लेके आ रहे हैं अनंत कुमार, यहाँ से ला रहे हैं, वैशाली से लड़ जाएंगे, वहां से लड़ जाएंगे, नवादा से लड़ेंगे, हो ये वही जो राम रची रखा, पुनः मुस्का भाव आखिर जहानाबाद में लड़ रहा है। पवन सिंह को महिलाएं कैसे वोट करेंगे यार? बिना महिला के वोट के कैसे जीतोगे यार? किस भ्रम में हो? आरा सीट जो है वो आसान नहीं थी। आरके सिंह के खिलाफ उतारना बड़ा मुश्किल था किसी को भी यहाँ से, और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी भी थे, लेकिन सीट को लेफ्ट को जन। दिनेश तिवारी की सबसे बड़ी जीत ये है कि कहाँ माइनस से वो 50% की लड़ाई में आ गए और 50-50 सुधाकर और उनके बीच में लड़ाई हो गई है। आनंद मिश्रा कोई बड़े फैक्टर नहीं। पूरे बिहार में सबसे कमजोर सीट पटना साहिब हुई है। जी बिल्कुल, सबसे कम वोटिंग हो रही है। लड़ाई इस बार अंतिम समय में पलट रही है, और ये लड़ाई इस बार मीसा भारती यहाँ से जीत रही है। नालंदा प्योरली नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके कार्यों पर, उनके गृह जिला होने की वजह से ये उनके काबू में रहे। तो राजपूत समाज का जो सवर्ण मेंटालिटी है या बीजेपी ओरिएंटेशन जो है वो किक इन करता है। नमस्कार, विशेष पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद उन सीटों पर चीड़-फाड़। देखिए, बिहार में आज अंतिम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीट थे। ये 8 लोकसभा सीट अंतिम चरणों में निर्णायक वोट में थे। 32 लोकसभा सीटों के समाप्ति के बाद 8 पर फोकस सबसे ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ कई जगहों पर नाराजगी लोगों की दिख रही थी। कई जगहों पर लोगों ने वोट का बहिष्कार भी कर दिया। इतना ही नहीं, जहानाबाद, काराकाट और इसके साथ साथ पाटलिपुत्रा की ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर लोगों के मन में क्या चल रहा था ये सुबह से ही हम आपको दिखा रहे थे। जनता का मिजाज इन क्षेत्रों में घूमकर हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हों, बाबा हों, या फिर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर हैं, या फिर अन्य जो हमारे साथी दल हैं, वो जाकर के वहां पर लोगों से जनता का मिजाज भांपा है। अब देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत हुए हैं सुबह से, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, सुबह में जब 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत हमने देखा तो 9.17% नालंदा का था, पटना साहिब में 10% था, पाटलिपुत्रा में 12%, आरा में 9%, बक्सर में 8%, सासाराम में 11%, काराकाट में 11%, जहानाबाद में 12%। इस तरीके से लगातार वोटिंग प्रतिशत गिरे और 7 से 7.5% के आसपास ये बढ़ते हुए लगातार चले गए। और अभी के जो वोटिंग प्रतिशत है चुनाव आयोग की तरफ से, वो जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन 7 के आंकड़ों के अनुसार 3 बजे के जो आंकड़े हैं एक एक करके बता देते हैं, फिर आगे की चर्चाएं हम करेंगे। 3 बजे तक का जो आंकड़ा था उसमें नालंदा में 38% था, पटना साहिब में 36%, पाटलिपुत्रा में लगभग 50%, आरा में 40%, बक्सर में 45%, सासाराम में 44%, काराकाट में 45% और जहानाबाद में 43% था। तब चलिए इन पर कौन जीत हार रहा है इसका जानकारी उस पर चीरफाड़ कराएंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। नालंदा से शुरुआत करेंगे। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जदयू से, संदीप सौरभ माले से। और नालंदा में जो वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक के हैं वो 38% हैं और लगातार 7% के आसपास देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं, कई जगहों पर कम भी हो रहे हैं। तो नालंदा में सर क्या हो सकता है? कौशलेंद्र कुमार नीतीश कुमार का गढ़ है, संदीप सौरभ माले से हैं, वो बाहर से गए हैं, वहां पर सीधा सा क्या होने वाला है वहां पर? देखिए, नालंदा मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसी सीट है पूरे 40 लोकसभा में बिहार के जिसकी चर्चा ही नहीं हुई है जी, जिस पर ना तो पक्ष ना विपक्ष कोई, मतलब पूछा जाए तो पूरे बिहार के मीडिया के रडार के नीचे से निकल गया है जी। नालंदा, देखिए 2 ही कारण हो सकते हैं इसके, या तो यहाँ कोई जीत हार में कुछ नया होने वाला नहीं है, या इस सीट पर इंटरेस्ट ही किसी का नहीं है। 2 कारण हो सकता है। क्योंकि 40 सीटों का समीकरण है, हर सीट इंपॉर्टेंट है, तो ये दूसरी बात तो सही नहीं हो सकती कि इस पर किसी का इंटरेस्ट नहीं। बात पहली वाली सही है, नालंदा नीतीश कुमार का घर है, नालंदा नीतीश कुमार का घर है, और नालंदा पर नीतीश कुमार का इतना फोकस रहा है पिछले 18 सालों में कि ये कह देना कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार नालंदा लूज कर जाएंगे या इस यहाँ थोड़ी भी लड़ाई में
इंडिया गठबंधन है, ये हल की बात हो जाएगी। नालंदा प्योरली नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके कार्यों पर, उनके गृह जिला होने की वजह से ये उनके काबू में रही है। नालंदा का विधायक, नालंदा का सांसद नीतीश कुमार शुरू से तय करते आए हैं जी। और आप बेहतर जानते हैं कि कौशलेंद्र जो है वो क्या होल्ड करते हैं स्पेस नीतीश कुमार के मन विज्ञान में, उनके आसपास में, नवरत्नों में इनका नाम आता है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रत्याशी चयन है, चूंकि सीपीआई और लेफ्ट की पार्टियों को भी सीट देनी थी, तो आप देखिए है कि कांग्रेस को और लेफ्ट की पार्टियों को सीट देने में आरजेडी ने थोड़ी जो टेबल के नीचे जो खेल किया है उसमें से एक ये हुआ है। बाहरी भीतरी की लड़ाई तो अपने जगह पर है जी, यहाँ के राजनीतिक समीकरण में भी कहीं सीपीआई फिट नहीं बैठते थे। बिल्कुल, संदीप सौरभ वहाँ से विधायक थे यहाँ पर, और फिर इनको नालंदा में मौका दिया, पालीगंज से भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदीप सौरभ समझेंगे, अभी जानेंगे नालंदा को, तब तक लोग बाजी मार चुके होंगे। प्रयास तो किया, सब में उनको अच्छा खासा मिला था, लेकिन कौन सा बड़ा कार्यक्रम हुआ, कौन सा बड़ा आयोजन हुआ नालंदा में, बताइए मुझे। आपने कहीं सुना क्या? कोई बयान ऐसा, कोई कार्यक्रम ऐसा जो नालंदा में हुआ जिसकी वजह से खूब चर्चा हुई हो? जहानाबाद बगल में इतनी चर्चा हो रही है, गया बगल में इतनी चर्चा हो रही है, नालंदा की चर्चा, नवादा बगल में इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन नालंदा की सीट की चर्चा कब हुई? जब नीतीश कुमार वहां वोट देने गए, तबे ना। जी जी जी, लगा भी नहीं कि नालंदा सीट इसी चरण में चुनाव हो रहा है वहाँ। ये सीट बहुत बेसिक सीट है, मैं इसको कहूंगा जी। और यहाँ के जोड़ घटाव में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सीट एनडीए के पक्ष में है, जिधर नीतीश है उधर के पक्ष में जी। फिर एनडीए नहीं कहूंगा मैं यहाँ। जी, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद बीजेपी से और अंशुल अभिजीत कांग्रेस से हैं। वोटिंग प्रतिशत यहाँ की बातचीत की जाए तो 36% है, और 5-7% अगर बढ़ेंगे तो ये लगभग 43 के आसपास में पहुंच जाएगा, या उससे अधिक भी जा सकता है। एक दो विश्लेषण मेरा था, याद कीजिएगा, अगर दर्शक भी याद कर सके तो अच्छी बात है। एक जिसमें मैंने कहा था कि रविशंकर प्रसाद यहाँ से कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे बीजेपी के। भाजपा यहाँ और भी कारणों और भी प्रत्याशियों पर विचार कर रही है। अंतिम तक तो स्थिति ये हो गई थी कि रविशंकर ने हथियार डाल दिए थे, उन्हें ये पूरी तरह से पता चल गया था कि उनका टिकट कटने वाला है। मिलने किसको वाला है ये भी चर्चाएं खूब हो रही थी। यहाँ से कई दावेदार हैं, और जिस जातीय समीकरण के चलते पटना साहिब सीट भारी पड़ती है हमेशा इंडिया के पक्ष में, वो है यहाँ पर जो कायस्थ वोटर हैं। जो कायस्थ वोटरों की संख्या है वो इतनी प्रभावी है, पूरे बिहार में जो कायस्थ 0 पॉइंट समथिंग है, वो यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में है कि यादव बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी उन पर भारी पड़ते हैं। बिल्कुल सर। और ये 1-2 दिन का पैटर्न नहीं है। ये सीट जब से बनी है तब से एनडीए के पास ही गई है। प्रत्याशी चाहे भाजपा से, मैंने प्रत्याशी चाहे कांग्रेस में चली जाए या प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, अब देखिए जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जब तक एनडीए में रहे कोई उनको हरा पाया? शेखर सुमन आए उनको हरा दिया, कुणाल आए उनको हरा दिया। अब जैसे ही वो पलटे और चले गए कांग्रेस में, और जैसे ही इधर से दिया गया टिकट इनको रविशंकर को, रविशंकर जीत गए, शत्रुघ्न सिन्हा हार गए। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी पर डिपेंडेंट ये सीट नहीं है। यहाँ का समीकरण एनडीए के पक्ष में है, और जो जाति यहाँ पर हावी है वो भाजपा की कोर वोटर है। वो भाजपा को ही वोट करती है, तो उसमें बहुत लड़ाई नहीं है। लेकिन इस बार रविशंकर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। उस गुस्से के चलते उनका टिकट कटने वाला था। ऋतुराज एक बड़े विकल्प थे, ऋतुराज का नाम खूब चल रहा था कि ऋतुराज सिंह को टिकट मिल जाएगा, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अभी आप जो देख रहे हो उत्साह की कमी ना, पूरे बिहार में सबसे कमजोर सीट पटना साहिब हुई है। जी बिल्कुल, सबसे कम वोटिंग हो रही है। 43%। थोड़ा मौसम भी साथ दिया आज गुजरात से कम तक, लेकिन फिर भी वोटिंग नहीं हो रहा है। इसका कारण जानते हैं? जिस प्रत्याशी को जिताना है उसको भी मजबूरी में जिता रही है यहाँ की जनता जी। और जो दूसरे तरफ से है उनकी तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। मैं एक पत्रकार हूँ इसलिए जानता हूँ कि अंशुल अभिजीत कौन है। मैं एक पत्रकार हूँ, विश्लेषक हूँ, इसलिए जानता हूँ कि उनका चेहरा कैसा दिखता है। मैं एक पत्रकार हूँ इसलिए जानता हूँ कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या है। वरना मुझे नहीं लगता कि किसी वोटर को वोट देते समय एगो पंजा नजर आ रहा होगा तो दिख रहा होगा, अन्यथा अंशुल अभिजीत का तस्वीर देख लगाने से कोई फायदा नहीं था। एक सर चंदन सर एक बात कह रहे थे कि उनके पीए को जब फोन करके उन्होंने पूछा कहाँ वोट करेंगे, तो पता चला कि
पूछ के बताते हैं। भैया से पूछ के बताते हैं। भैया से पूछ के बताते हैं, तो पीए को नहीं जानकारी। मुझे मैंने उनको कहा था, चंदन जी को, चलते गाड़ी में मैंने कहा था, बनारस से वहाँ रहते तो मैंने कहा था कि भैया जब इतना पूछ ही लिए, हमको नहीं पता था, तो उनसे भी पूछ लिए कि भैया वापस कब जाना है फ्लाइट पकड़ के। तो हम बोलता कि 4 तक रुकेंगे नहीं, 4, क्योंकि रिजल्ट तो उनको पता है क्या होने वाला। हाँ, उनको सब पता है, सब जानते हैं। अल जजीरा पे इंटरव्यू देते हैं महाराज, उनको पता नहीं है, सब पता है उनको। वो तुरंत वहां से बैग पैक करेंगे और हो सकता है आज रात सुबह तक निकल जाए। रिजल्ट तक यहाँ नजर शायद ही हुआ है। अब देखिए, ये आपको लग सकता है कि मैं बहुत तीखी टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं किसी प्रत्याशी को कमजोर कर रहा हूँ, जानबूझकर एनडीए का पक्ष ले रहा हूँ, मोदी ने पैसा दिया है, सम्राट चौधरी आके बैग दे के गए हैं बाबा को, यही लोग कहेंगे। फर्क नहीं पड़ता है। इतना कमजोर प्रत्याशी आपने दिया कि जिस प्रत्याशी को हारना था रविशंकर को, उसे आप हराने की वजह जिता दिए। रविशंकर ने एक रणनीति बना रखी थी कि चुनाव इस बार अगर मौका टिकट मिलता तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, सब हमको पता चला था। लेकिन जैसे ही अंशुल अभिजीत का नाम आया, पहले ही जाके 5 किलो मिठाई चढ़ाए स्टेशन वाले हनुमान जी पर कि हे प्रभु ऐसा ही आशीर्वाद जीवन बदले रहिएगा। ऐसा प्रत्याशी दिया कि वो जीत उसी दिन अपना तय मान लिए। और सच्चाई है, अंशुल अभिजीत होंगे मीरा कुमार के पुत्र जी। पटना साहिब और बिहार की जनता उनको नहीं जानती है, बिल्कुल। 4 गो सासाराम में लोग जानता होगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई इनको जान रहा था। और यहाँ उनको इसलिए ठेला गया क्योंकि सीट उधर का रिजर्व है, इधर भेज दिया गया और यहाँ पे आए हैं। इस क्षेत्र में उनके जातीय समीकरण के वोटरों की संख्या कितनी है ये भी आप अच्छा जानते हैं। जी, मतलब पहले तो सबको पता भी नहीं है कि वो कुशवाहा जाति से आते हैं जी। इतना हम लोग खबर चलाए, फिर भी कुछ लोग पूछता है कि लाला है क्या। तो समझिए क्या बात है। निश्चित तौर पर यहाँ से अंशुल अभिजीत सबसे रिकॉर्ड कम वोट लाएंगे, मतलब पूरे 40 लोकसभा में। यही याद कीजिएगा, मैंने कहा था पिछली बार ससेराम का एक सीट था, चेनारी था कि चैनपुर था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। वहां से प्रकाश सिंह को किसी को टिकट मिला था, मैंने कहा था कि वो तीसरे नंबर पर भी आ जाए तो बड़ी जीत होगी उनकी, और चौथे नंबर पे आए थे। वैसे ही प्रत्याशी फिर खोज के ले आया है इस बार कांग्रेस। खाना पूर्ति करना था मतलब सीट पर। अरे तो लालू जी कौन सा जीतने वाला सीट दे दिए थे, आते और जम के जनसंपर्क करते। मोदी रोड शो चल करके चले गए रविशंकर के लिए, आपने क्या किया? खुसरूपुर में कार्यक्रम किए, मुझे तो ये भी लगता था कल तक कि खुसरूपुर पाटलिपुत्रा में, लेकिन चलिए उनके आने की वजह से पता चला कि पटना साहिब में। मन लगा जैसे कि रेडियस छू के निकलना है, उस तरह से आए राहुल गांधी और निकल गए। तो निश्चित तौर पर अगर आपके इतने करीबी हैं और आपके लिए सीट इंपॉर्टेंट है तो आप कहीं ना कहीं आकर यहाँ प्रचार करके जाते। हमें तो ये भी पता चला कि अंतिम समय में कार्यक्रम दिया गया, तो हमने खबर भी की थी इस पे कि कोई कार्यक्रम नहीं है। दूर दूर तक पता करने पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई कार्यक्रम यहाँ बिहार में राहुल और प्रियंका का नहीं दिया जा रहा है। और अंतिम समय में जब खबर हमने चलाया तब जाकर कार्यक्रम पे कार्यक्रम होते चले गए, सबसे अंतिम चरणों के चुनाव के दरमियान। पटना की सीट है, देखिए यहाँ पर निश्चित तौर पर मैं एक बात बोलूंगा, लोग ऊपर देखकर वोट करते हैं। ऊपर मतलब समझने में क्या कह रहे हैं। जी। तो पटना साहिब के बाद पाटलिपुत्रा में यहाँ पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती चाचा और भतीजी के बीच में कड़ी टक्कर है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 57% वोट हुए हैं। 57% अगर 2019 की अपेक्षा की जाए तो ओवरऑल मिला के 56% हुआ था, और 5 बजे तक 57। ये जान लीजिए कि आप मीसा भारती 3-2 बार यहाँ हारी हैं और फिर भी तीसरी बार उनको लड़ाया जा रहा था। या तो लालू यादव इस सीट को एकदम हारने के लिए तैयार थे कि कुछ हो जाए हम अपनी बेटी को लड़ाएंगे, या लालू यादव को ये पता था कि कहीं 19-20 में गड़बड़ा रही है बेटी, बार बार मौका दे रहे हैं, इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा, या इस बार चांस पक्का निकल रहा है। लेकिन रामकृपाल यादव या कोई भी इस बार का पिछले बार का जीता हुआ प्रत्याशी इस बार चुनाव में गया है, तो सबसे ज़्यादा उसको झेलना जो पड़ा है वो ये रहा है, आप काम नहीं किए हैं, आप काम नहीं किए हैं, आपकी जगह किसी और को मिल जाता तो हम देते हैं, चाहते हैं उसको। ये सबको झेलना पड़ा है और ये यहाँ भी इनको झेलना पड़ा है। रामकृपाल यादव जितने जनसुलभ हैं उतना ही उन पर आरोप लगता है कि वो काम नहीं करते हैं, खाली लेटर लिख के दे देते हैं, लेटर लेके अपना घूमते रहिए जहाँ जाना है। और बहुत हद तक कहा जा सकता है कि सांसदों का अब लेटर का कोई बहुत वैल्यू रह भी नहीं गया है। शुरुआती दौर था उनका पत्र जाता था, फोन आता था, उसका वैल्यू हुआ करता था। अब सच्चाई यही है कि बहुत ज़्यादा इसमें अब रह नहीं गया कुछ। रही बात मीसा भारती के लिए, तो मीसा भारती के लिए अगर सबसे कष्टकारी कुछ है इस पाटलिपुत्रा सीट पर तो वो यादवों को ही एकजुट नहीं कर पा रही थी। 2 बार 3 बार से ये समस्या हो रही थी, लेकिन इस बार पता नहीं एक मीडिया परसेप्शन बना, एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें लगा कि मोदी को हटाया जा सकता है, हराया जा सकता है। अगर सारे यादव सारे मुसलमान एक हो जाएं, एक तरफ वोट करें तो इस बार रोका जा सकता है मोदी को।
इसी में कहीं ना कहीं काट छाट कर लेते थे रामकृपाल यादव जी। यादव होने के नाते, और लालू पर बहुत क्रिटिकल नहीं होने की वजह से कुछ यादव उनसे सिंपैथाइज करते थे और इस वजह से वो जीत जाते थे हर बार। पिछली बार आपको याद होगा कि लगा था हलक मटक गया था, लगा कि मिसा जीत गई और अंत में कैसे कैसे पलटा गेम। ऐसी परिस्थितियां इस बार भी होंगी, लेकिन इस बार रिजल्ट जो है चौंकाने वाला। हम कोई मैंने कल्लू पसवान है कि चौंकाने वाला बोले हैं, हम बोल रहे हैं कि एक तरफा होगा। ये लड़ाई इस बार अंतिम समय में पलट रही है और ये लड़ाई इस बार मीसा भारती यहाँ से जीत रही है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई मैंने व्यक्तिगत किसी से बहुत प्रेम या दुश्मनी है। आप अच्छे जानते हैं कि इस सीट पर 10 सालों में रामकृपाल यादव का ग्राफ मैं नहीं, खुद भाजपा ने गिराया है। बनाया, टिकट दिया, लड़ाया, चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बनाया, हटाया, फिर साइडलाइन कर दिया और आज किसी भी महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी पर उनको नहीं रखा गया है। मतलब यादव के नाम पर उनको बस खाना पूर्ति के लिए रखा गया है कि यादव जो हैं उनके नाम वोट पर, यादव के टाइटल पर। मुझे लगता है कि शायद भाजपा को अब यादव वोटर्स से बहुत मुहमया रह नहीं गया है। भाजपा ने समझ लिया है कि इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब ये जो भाजपा का नहीं है कि लव हेट वाला रिलेशनशिप, इसका बलि चढ़ने वाले हैं जो भाजपा के यादव हैं। और कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव भीड़ अच्छी लेके घूम रहे थे, लोगों के साथ मैनेजमेंट इनका अच्छा है, ये कह देना आसानी से कि मैंने वो हार रहे हैं बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार जो घूमे हैं, हम लोगों ने एनालाइज किया है कि मीसा भारती को जो एक समस्या होती थी यादवों वाली, यादव पूरा खुलकर वोट नहीं कर रहे थे, इसको हार जा रहे थे, कुछ हद तक कुछ लोग आसपास के भी जिम्मेवार थे। अब जैसे कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र से मीसा भारती के खिलाफ या मीसा भारती की जगह पर कुछ चेहरे और थे। भाई वीरेंद्र थे, यहाँ के लोकल विधायक एक और हैं रीतलाल यादव, उनका नाम चल रहा था। लेकिन फिर भी लालू यादव ने तय किया कि हम अपनी बेटी को ही चुनाव लड़ाएंगे। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ भाई अगर न्यूट्रल हो गए हैं, भाई वीरेंद्र तो दिखे नहीं हमको कहीं, बहुत और भी लोग नहीं दिखे, आज वोट देने के लिए पहुंचे थे। हाँ, तो वोट तो देना ही नहीं पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, वो दूसरा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको याद हो तेज प्रताप भी बार बार थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं मीसा भारती को लेकर, उसका भी थोड़ा नुकसान होता था। इस बार भी देखिए ठेल दिया था किसको, तो लेकिन उस वीडियो में दिखा था कि पहले उसी ने ठेला था तेज प्रताप यादव को, हाथ में चोट लगा हुआ था। इस वजह से एक तरफा कहानी दिखाते हैं मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं। तेज प्रताप को जबरदस्ती वहाँ दुश्मन दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कहानी कुछ और थी जी। तो वैसी स्थिति में मीसा भारती इस सीट पर हमने जो सर्वे किया, हमने जो लोगों से बातचीत की, इस बार निकलती हुई दिख रही हैं। अगर मीसा भारती यहाँ से नहीं जीतेंगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, मीसा भारती यहाँ से नहीं जीतेंगी तो फिर 39 में 39 सीट जीत जाएगी पूरे बिहार में। भाजपा एनडीए जीत जाएगी, क्योंकि ये सीट निश्चित ही ऐसी सीट है जिसपे इंडिया गठबंधन बहुत भारी पड़ गया। और आप जो वोट परसेंटेज देख रहे हैं ना बड़ा हुआ, जी बिल्कुल 5 बजे का है। हाँ, अभी 1 घंटा बचा हुआ है। इसलिए नहीं आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत उत्साहित होकर रामकृपाल जी को वोट कर रहे हैं लोग, ये सत्ता परिवर्तन का हिंट है। बिल्कुल, बाबा एक बात कहते हैं कि जब अत्यधिक वोट पड़ने लगे तो समझिए कि चेंजेस हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अंदर कल भी हमने जो बातचीत की तो भूमिहार समाज के कुछ लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि अब की यादव जी पलट दिया है, अब की इस क्षेत्र में हम लोग चाह कर भी रामकृपाल को जिता नहीं पाएंगे, यहाँ प्रत्याशी बदल देना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो आए थे यहाँ पर लोकल सांसद सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ यहाँ आकर और अगर यहाँ से चुनाव लड़ते, सिद्धार्थ आ ही गए थे जब इस तरफ, तो वहाँ चुनाव लड़ते तो जब बेहतर परिस्थितियों में हो सकते थे, जीत भी जाते शायद। लेकिन एक बड़ा हिस्सा वोटर जो है बिहार में बीजेपी का, वो सिंपैथाइज नहीं कर पाया, वो उनके साथ नहीं इन सिंक हो पाया, और इसी वजह से यहाँ से गड़बड़ाते मुझे दिख रहे हैं। पाटलिपुत्रा के बाद अब आते हैं आरा की सीट पर, जहां आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं और सुदामा प्रसाद सीपीएमएल से हैं, जहां पर आपको बता दें कि 47% वोट यहां पर शाम 5 बजे तक के पड़े हैं। तो और पिछले बार के आंकड़े अगर आरा की बातचीत की जाए तो 51.81 यानी कि 52% के आसपास ये वोटिंग थे ओवरऑल। लेकिन ये शाम 5 बजे के हैं, तो ये बढ़ेंगे घटेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आर.के. सिंह और सुदामा प्रसाद, क्या लग रहा है सर? आर.के. सिंह का वहां पर बोलबाला है, कड़ है उनका। आर.के. सिंह को रिवॉर्ड किया गया है अच्छा बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व से, और आर.के. सिंह ने भी अपने क्षेत्र को रिवॉर्ड किया है बार बार। तो देयर इज नो कंफ्यूजन कि आर.के. सिंह एक बड़े महत्वपूर्ण और मजबूत नेता है वहाँ पर। वहाँ के राजपूत समाज में एक यूनिमिटी है कि भाई
आरके सिंह चले जाएंगे तो जल्दी तो ये सीट कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे किसी जाति समाज समीकरण में चला जाए। आसपास काराकाट की सीट एक बड़ी सीट थी जहां पर राजपूत वर्सेस हो गया बीजेपी, राजपूत वर्सेस कुशवाहा, फिर राजपूत वर्सेस बीएसपी, उसका असर इस सीट पर पड़ सकता था। आरके सिंह इसलिए दौड़ दौड़े वहां पहुंचे भी थे, लेकिन अंततः जब फीडबैक हम लोगों ने लेने की कोशिश की तो आरके सिंह के हक में अच्छा यहाँ पर वोटिंग हुआ है। यहाँ के राजपूत एकजुट होकर वोटिंग किए हैं, बाकी समाज जो ब्राह्मण भूमिहार है वो भी वोट कर गए हैं, बनिया जो बैस वर्ग है वो उन्होंने वोट किया है। महागठबंधन को और जो सीपीआई है, अगर आरजेडी यहाँ से होती तो बात अलग होता, सीपीआई होने की वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे दुलमुल रवैया रहा है महागठबंधन के लोगों का। मतलब वही है कि टिकट देना है तो कहीं दे दिए, ऐसे सीट पर दे दिए जहाँ पर अब देखिए आरा मुश्किल सीट थी ना, आरा में बक्सर बगल में है, कितनी आसान सीट है लग रही है आरजेडी के लिए, लेकिन आरा सीट जो है वो आसान नहीं थी। आरके सिंह के खिलाफ उतारना बड़ा मुश्किल था किसी को भी यहाँ से, और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी भी थे, लेकिन सीट को लेफ्ट को जानबूझकर दे दिया गया कि भाई आप लड़िए, यहाँ से लड़के जीतने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बहुत मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, मुझे लगता है आरा सीट भी कंफर्म सीट है, जैसे नालंदा के बारे में हमने चर्चा की। बक्सर में आते हैं सर, बक्सर में मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह, ददन पहलवान, आनंद मिश्रा। मिथिलेश तिवारी के सामने 3 बड़े दिग्गज हैं, तो वहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए मुझे लगता है ददन पहलवान का बहुत इम्पैक्ट चुनाव में और रह नहीं गया जी। लोकसभा चुनाव में तो मैं नहीं मानता हूँ कि उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट रह गया। पिछले बार उनके लड़ाई में वो विधानसभा में कहाँ टिके थे, आप देखे थे? आपने देखा होगा शायद, जी डुमराव से लड़े थे वो जी। क्या परिस्थितियां हुई तो आपने देखा ही होगा मुझे लगता है। तो बहुत यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है उनके बारे में, और मैं बहुत उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन वो अब शायद हो सकता है अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, या हो सकता है किसी को फायदा पहुँचाने के लिए लड़ रहे हो। दूसरी तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर 3 लोगों के बीच में मुख्य लड़ाई बताई जा रही है। चूँकि मिथिलेश तिवारी आए हैं बाहरी होकर यहाँ पे अंतिम समय में, अश्विन चौबे सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट कटा था, उनको यहाँ से हटाने का मुख्य कारण ये था कि भाई बाहरी करके 2 बार से उनका विरोध हो रहा था, और फिर भी ऊपर देख के लोग वोट करके जिता देते थे। इस बार चूँकि लड़ाई बहुत कड़े टक्कर की थी, तो नहीं होता कि जब आप जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण रेस पर तो सब नट एक बार कस दिया जाता है, तो उसी नट कसाने में देखा नट तो ढीला है थोड़ा सा, इसको हटाओ दूसरा पेच लगा दो। तो गलती क्या हुई कि 16 नंबर वोल्ट था और 17 नंबर नट लगा हुआ था, तो जब आप हटा के दूसरा नट लगाए तो भी 17 नंबर का लगा दिए, लेकिन नया लगाए। तो हो सकता है कि एक राउंड झेल जाए, लेकिन अगला बार तो ये भी कमजोर पड़ जाएगा। अब रही बात क्या कि आए तो फिर बाहरी ही मिथिलेश तिवारी, लेकिन चूंकि फेस चेंज हो गया तो थोड़ा सा कुछ लोगों में लगा कि ना ठीक है चलो बदला तो किया, अगली बार हो सकता है कि हमारी बात भी मान ले। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा बम फूट गया। बम ये फूटा कि आनंद मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। आनंद मिश्रा कौन भाई? तो वही असम वाले आईपीएस जो रिटायरमेंट लेकर चुनाव लड़ने आए हैं, बक्सर बदलने आए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाइक से घूम रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, माहौल बनाए हुए हैं, और ये भी कह दिया कि मैं भाजपा में ही जाऊंगा, मैं मोदी जी को मजबूत करूंगा, मुझे हेमंत बिश्व शर्मा ने भेजा है। वो जब आते हैं तो, और जब वो माहौल बनाते हैं तो मिथिलेश तिवारी जो लगा कि मैंने चलो ठीक है विरोध तो होगा लेकिन जीत जाएंगे, वो एक कमजोर पड़ जाते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं मिथिलेश तिवारी। और मिथिलेश तिवारी गिरते हैं तो धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। अब ये मजबूती ऐसी हो जाती है कि अंतिम समय तक, जिस वक्त हम पहुंचे थे बक्सर में सर्वे करने के लिए पहली बार जी, उस वक्त तक तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा था कि ब्रह्मा भी जिता नहीं पाएंगे यहाँ से मिथिलेश तिवारी को जी, लेकिन ब्रह्मा नहीं जिता सकते, उसको विश्व शर्मा जिता सकते हैं। विश्व शर्मा जिता, हेमंत बिश्व शर्मा का कार्यक्रम लगा और हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया कि आनंद मिश्रा घूम रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लेके जाएंगे, उसको हम मना किए हैं, ये किए। जैसे ही ये वो बातें कहते हैं वैसे ही भाजपा का जो सपोर्टर जो फील गुड में था कि आनंद मिश्रा अरे कोई बात नहीं हमारे साथ है, जीत जाएंगे, चल जाएंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे, जैसे ही देखा कि भाजपा हाथ खींच रही है और जो साथ घूमेंगे उन पर कार्रवाई होगी, वैसे ही उनके साथ वाले आधा से ज्यादा लोग हट जाते हैं दूर। अब बस युवा ही बच जाते हैं जो कभी भाजपा का झंडा ढोते हैं, कभी आनंद मिश्रा का। अगर वो आनंद मिश्रा को वोट भी करेंगे समझ लीजिए तो झंडा ढोते भाजपा कम नजर आ रहे हैं, मजबूरी बस, पार्टी बस। तो ऐसी स्थिति में बहुत मजबूत आनंद मिश्रा अब रह नहीं गए, जो प्रैक्टिकल मैं वही बोल रहा हूँ।
इनकी कमजोरी जैसी बढ़ती है वैसे ही मिथिलेश तिवारी की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है मोमेंटम। बिल्कुल। और कल हमने देखा था कि अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत फेसबुक लाइव करने आए। अंतिम समय में जिस तरीके से बिना नाम लिए हुए वो बातें कर रहे थे संगठन को लेकर, कमजोर करने को लेकर, एक खास नेता का नाम बार बार वो ले रहे थे जो कि मिथिलेश तिवारी के आसपास नजर आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह नजर आ रहा था। और ये भी समझ में आ रहा था कि टिकट कटने से अपने पिता के वो बहुत नाराज हैं। और चूंकि पूरे चुनाव में पार्टी के खिलाफ वो जा नहीं सकते हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे किसी मंच पर, तो अंतिम में फेसबुक पर एक लाइव करके उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश की और यह एहसास करने की कोशिश की दर्शकों को, बिना बोले हुए वोटरों को, कि हम तो साथ इनके नहीं हैं। और वो इशारा कहीं ना कहीं पार्टी भी सुनेगी। तो ये फ्यूचर के लिए तो बड़ा घातक है उनके लिए पर्सनली। लेकिन मिथिलेश तिवारी के लिए 24 घंटे में घातक है। कल रात में जो देखेगा वो आज के लिए थोड़ा, लेकिन वही ना बात है कि अरे भाई आपको तो हटाया ही जा रहा था बक्सर से। बक्सर के लोग तो आपसे नाराज थे ही। आपका टिकट कराने के लिए तो बढ़िया बढ़िया नेता जो आपके साथ घूमते थे वो भी जाके दिल्ली में कैंपिंग किए हुए थे कि अब की अश्विनी चौबे का टिकट कट जाना चाहिए। आप ही लोग के साइन से तो गया था वहां पर कि अश्विनी चौबे का टिकट नहीं मिलना चाहिए, और फिर उन्हीं लोगों का बुलाया भी तो गया था लास्ट मोमेंट पे भाई कि टिकट कटाया तो, और उन्हीं लोगों का बोल रहे हैं कि वो आपको वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत इन्फ्लुएंस मुझे लगता है अरिजीत चौबे के इस फेसबुक लाइव का नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के आने का असर पड़ा है और बक्सर की सीट जो है वो बहुत कांटे की लड़ाई में अब आ गई है। यहाँ सुधाकर सिंह को एक इजी विन मिल रहा था, आसान जीत की तरफ अग्रसर थे। एकाएक विश्व शर्मा वाला कार्यक्रम होता है, आनंद मिश्रा रेस से बाहर रहते हैं और एकाएक 500 मीटर पीछे हो जाते हैं रेस में सुधाकर सिंह को तगड़ा फायदा यहाँ हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में मुझे लगता है राजपूत अच्छे खासे हैं ना, राजपूतों की जनसंख्या का फायदा तो उनको होगा, वोट उनको मिलेगा। लेकिन एक गेम यहाँ पे और है। बगल में काराकाट में जो राजपूतों का एक नैरेटिव एंटी एनडीए सेट हुआ है उससे भी इनको फायदा हो सकता है। मूलतः यह किसान नेता है सुधाकर सिंह, तो कुर्मी कुशवाहा समाज भी इनके पक्ष में वोट करेगा, ये तय है। तो यहाँ एनडीए को थोड़ा डैमेज होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा, अगर पूरे बिहार में कुछ सीटों पर 50-50 की लड़ाई थी तो उसमें एक बक्सर की लड़ाई है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी की सबसे बड़ी जीत ये है कि कहाँ माइनस से वो 50% की लड़ाई में आ गए और 50-50 सुधाकर और उनके बीच में लड़ाई हो गई है। आनंद मिश्रा कोई बड़े फैक्टर नहीं रहे। आनंद मिश्रा ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेंगे तो वो एनडीए का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों का वोट का, अभी भी मुझे लगता है कि 50,000 बहुत अच्छा चुनाव हुआ तो 1 लाख इस बीच में काटेंगे, लेकिन 50,000 तक रह गए तो उससे मिथिलेश तिवारी को फायदा हो जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर गए तो मिथिलेश तिवारी का पैकअप हो जाएगा। पैकअप होगा। तो बक्सर के बाद सासाराम की सीट पर आते हैं जहां पर शिवेश राम बीजेपी से और मनोज कुमार कांग्रेस से। सासाराम की सीट पर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सासाराम भी वैसी सीट है। भाजपा ने बहुत सोच समझ के वहां से सब कुछ बदलाव किया। उस सीट पर पूर्व जो सांसद थे उनका टिकट काटा गया। जिन परिस्थितियों में वो गए कांग्रेस की तरफ, टिकट उनको नहीं मिला, ये भी क्वेश्चनेबल है कि आखिर क्या सोच के गए थे। कम से कम इनकी जगह पर दूसरे जो मुजफ्फरपुर वाले सांसद हैं उनको टिकट तो मिला, अजीम साहब को उनको तो मिला भी नहीं। तो क्या रणनीति आगे चल के वो तो खैर वो बेहतर समझे। लेकिन सासाराम एक ऐसी सीट है जहां पर कुशवाहा समाज की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, राजपूत समाज की जनसंख्या अच्छी खासी है। ट्रेडिशनली ये वोट जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है। आपने देखा इस सीट पर चिराग पासवान का भी कार्यक्रम अच्छा खासा हुआ है, तो उसका असर हो सकता है। सासाराम भी उन्हीं सीटों में से है जो एनडीए की तरफ जिसका रुझान लगातार रहता है। बहुत लड़ाई इसमें इंडिया गठबंधन के लोग भी दावा नहीं बहुत कर रहे हैं जी, उसी से बंदा लगा सकते हैं। काराकाट की सीट जो हॉट सीट है, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से, राजाराम कुशवाहा माले और पवन सिंह, इसमें क्या लगता है? हम सुन रहे कि पवन सिंह बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, राजपूत वोट बैंक अपने तरफ खींच लिया है उन्होंने। देखिए पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मेरे से पत्रकार को तो फिर से पत्रकारिता पढ़नी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को लगेगा कि ताजे छोड़ दो, आज चल जा नर्सरी में एडमिशन करा लो। आसान नहीं है बाबू, इतना आसान रही तो हमने बैठला के जोत का रहे, इतना दाढ़ी पकौला के जोत का रहे, इतना धूप में चेहरा काला करने की जोत क्या था? यहाँ से बनारस तक बिना एसी के गाड़ी में घूमने का जो था, एसी खराब हो गया रास्ते में, बताइए तो क्यों घूमे? इसका कारण है राजपूत समाज निश्चित तौर पर पवन सिंह को पसंद करने लगा। लेकिन जब राजपूत समाज पवन सिंह को वोट दे रहा है तो ये भी एक तरफ दिमाग में अपने डाल रहा है, आधा दिमाग से वो पवन सिंह की तरफ है, आधा दिमाग से वो देख रहा है कि अरे मोदी तो आ ही ना रहा है, क्या दिक्कत है। जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मोदी गड़बड़ा सकते हैं
तो राजपूत समाज का जो सवर्ण मेंटालिटी है या बीजेपी ओरिएंटेशन जो है वो किक इन करता है। इसको बोला जाता है मसल मेमोरी या रिफ्लेक्स। जी। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप अगर जाति के नाम पर जाकर वोट कीजिएगा तो मोदी चुनाव हार जाएंगे, या मोदी ऐसे ही करके एक सीट करके हारते हारते प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी उनकी, या भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, आपको सीधे तब समझ में आता है कि सत्ता में तब आएगा कौन। पवन सिंह आएंगे। नहीं, पवन सिंह कहाँ सत्ता, पवन सिंह प्रधानमंत्री थोड़े बनने जा रहे हैं। नहीं, पवन सिंह तो एक निर्दलीय सांसद में लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, सबको जीतना चाहिए, लेकिन एक निर्दलीय सांसद कितना ताकतवर होता है ये तो पप्पू यादव को देखा आपने। बिल्कुल। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये कहावत है। मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा हूँ भाई, वोट कीजिए, जाके जम्मू पे कीजिए, अब तो वोटिंग खत्म भी हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन पवन सिंह को वोट करके आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं, जो राजा राम यहाँ से लड़ाई में नहीं है उन्हें आप जिता जरूर सकते हैं। ये सेम सुधाकर सिंह वाला मामला, बक्सर वाला। सर, सुबह की बात हम बता रहे हैं, 11 बजे के आसपास जब चंदन सर तमाम क्षेत्रों में फोन करके बातें कर रहे थे, तो वहां पर एक नंबर पर राजा राम कुशवाहा के बारे में चर्चा चल रही थी, दूसरे नंबर पर पवन सिंह, तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोग बोल रहे थे। फिर लेकिन दोपहर के बाद ये टर्न हुआ, आगे पीछे, फिर मतलब आगे पीछे होने लगे, पवन सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो असली लड़ाई राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की हो गई है। पवन सिंह का एक ट्वीट आया था 6 दिन पहले जी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था नेक्स्ट डे, पवन सिंह ने ट्वीट किया था, मेरे से विश्लेषक के लिए इतना काफ़ी है। मैं समझ रहा हूँ पवन सिंह क्या कहना चाह रहे थे उस ट्वीट के माध्यम से। मैंने इसलिए उस पर एक खबर भी की थी और समझाया था आपको, मैं बार बार वो चीज़ें नहीं समझाऊंगा। पवन सिंह ने हार मान ली थी, तो समझ चुके थे कि मैंने जो मैसेज मुझे देना था मैंने वो दे दिया। देखिए, पवन सिंह के कोई जानी दुश्मन तो है नहीं उपेंद्र कुशवाहा, ना ही भाजपा उनकी आखिरी पार्टी है। किसी नई पार्टी में वो जाने से पहले वो फिर भाजपा में ही जाएंगे, वो भाजपा में ही राजनीति करेंगे जितने दिन भी राजनीति करेंगे। और मैंने तो ये भी कहा है कि अब की बार पवन सिंह जो चुनाव लड़ने की कोशिश किए हैं, जो चेष्टा उन्होंने की है, शायद ही जीवन में अब राजनीति कभी करें। अगला बयान जो चुनाव हारेंगे तो 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो कुछ बोलेंगे नहीं इन चीज़ों पर। जब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ये भी मुझे पता है। क्या मुझे थोड़ा ये सब हमारा राजनीति हमारा ना बुझाला, इस सब के बात नहीं करेंगे, ट्राई कर लेनी। सर, मुझे एक सेम बात वो नहीं अगर बोलेंगे तो याद रखिएगा मेरी बात बदलिए। एक बात याद आ रहा है, मैं गोविंदा के बारे में, पवन सिंह और गोविंदा के बारे में सोचता हूँ। गोविंदा भी ऐसे ही पीक टाइम पे थे बॉलीवुड में, चुनाव लड़ लिए, अचानक से उनका दोनों कैरियर खराब हो गया, दोनों खत्म हो गया, दोनों खत्म। मुझे डर लग रहा है पवन सिंह के बारे में कि कहीं ऐसा ना। पवन सिंह गाना तो वो गाते रहेंगे। देखिए यहाँ भोजपुरी, अब देखिए कितना बढ़िया कल पंचायत सीजन 3 में गाना आया, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं है। हम तो 20 बार रिपीट पे गाना सुने, हमको समझ में भी नहीं आया गाना, फिर भी हम सुन रहे हैं। लेकिन एक वल्गैरिटी का जो बिहार में खपत है ना गाने का, भोजपुरी का, उसी ने कहीं ना कहीं लोगों को अब मुझे बताइए ना कि पवन सिंह को महिलाएं कैसे वोट करेंगे यार? बिना महिला के वोट के कैसे जीतोगे यार? किस भ्रम में हो? पवन सिंह को महिलाएं वोट क्यों करेंगे? खेसारी लाल यादव गायक को महिलाएं वोट क्यों करेंगी कि उन पर वो और असली गाना बनाए? बिहार में एक महिला के तौर पर क्या आप वोट कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं। कुर्मी कुशवाहा, इतना सारा जनसंख्या है, क्या लगता है वो कुशवाहा वोट करेगा पवन सिंह को? पवन सिंह के पास वोट की संख्या केवल और केवल राजपूतों की है, और उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा जब जाएंगे दबाने पवन सिंह पे तो उंगली कांपने लगेगा, समझे? क्योंकि देखेंगे जैसे ना कि पवन सिंह तो उसके जस्ट नीचे या ऊपर नजर आएगा राजा राम सिंह। मैं जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है, वो वोटर्स जब बात कर रहे हैं हम तो क्या कहते हैं कि मार दम पवन सिंह को मरा जाई वोट तो हाउ ना जीत जाई हो। पवन सिंह थोड़ी जीती हैं, इतना कोई कमजोर थोड़ी दिमाग का उंगली पे जोड़ रहा है कि पवन सिंह का वोट कितना है। अरे मान लेते हैं 1 लाख उनके गाने के नाम पर उनको वोट करने वाले लोग होंगे, 1 लाख जी, 1 लाख से ज्यादा तो नहीं होगा उनका वोटर गाने के नाम पर विशुद्ध तौर पर। 1 लाख मान लेते हैं उनको वोट कर देगा राजपूत, 2 लाख में सिमट जाएंगे ना, 2 लाख से जीत जाएंगे। ये जरूर कर सकते हैं कि खुद के चुनाव जीते ना जीते दूसरे को हरा जरूर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए थोड़ा डरे हुए, सहमे हुए इसके में नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 6 दिन में 6 कार्यक्रम लगा टॉप नेताओं का, मोदी जी आए, लगातार चिराग पासवान आए, और उस क्षेत्र में हम लोग गए भी, हमने लोगों से सर्वे बातचीत खूब की, सब यही कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा थोड़े कमजोर जरूर हो रहे हैं लेकिन चुनाव वही जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा वहां से निकल गया। हाँ, निकल गया। चलिए, जहानाबाद की सीट सबसे कमजोर सीट, इस 8 लोकसभा सीट पर मुझे लगता है कि
जहानाबाद की सीट कमजोर थी, 40 में मान सकते हैं, क्योंकि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ भूमिहारों की नाराजगी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंत में सारे सोर्स को नीतीश कुमार ने उतार दिया। यहाँ पे 2 भूमिहार नेता खड़े हैं। जहानाबाद मुझे अभी भी लगता है कि असंभव है। जहानाबाद सीट पर हर समीकरण जरूर साधने की कोशिश की गई है। अंतिम समय में जो फीडबैक्स हमारे आए हैं वो तो इतना परफेक्ट, इतना मतलब पॉजिटिव आया है एनडीए को लेकर कि लग रहा है कि यहाँ से भी चंद्रवंशी जीत जाएंगे। सर, जो आपने एक ट्वीट मुझे भेजा था, जो चंद्रवंशी पोस्ट किए थे, अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर चल रहा था, सब जगह पे वो आगे दिखा रहे थे, कुर्था में, अतरी में और तमाम जगहों पर। कब चला था ये हमको भी नहीं पता। दोपहर के समय में एक आपने मुझे भेजा था कि ऐसा पोस्ट, देखिए लगता है पोस्ट हटा डिलीट दिया, दिया इसलिए आपको भेज खुल ही नहीं रहा है, वो पोस्ट ही नहीं खुल रहा इसलिए है। तो आपको भेजे थे ताकि डिलीट हो जाए। तो उस पर मैंने खबर ऐसे कर दिया था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये डिलीट हो गया है पोस्ट अभी। खुद से खुद को नहीं होता कि जीत बजीत में कोई दिक्कत नहीं है, जीत जीबा अपने से अपना पीठ पे पाना। चंद्रवंशी इस रेस में सबसे पीछे दौड़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है उनका जीतना। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बच्चे को जब कुपोषण घोषित हो गया तो बाबूजी हॉर्लिक्स कीन के ले ले 5 किलो वाला। जब बच्चा को कुपोषित घोषित कर दिया डॉक्टर, अब उसको हॉर्लिक्स नहीं लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। भोला शर्मा नाम का एक इंजेक्शन दिया गया। भोला बाबू आए, खूब वोट मांगे उनके पक्ष में। भोला बाबू अपना जितना काम करना था कर दिए। अरे भोला बाबू 5,000 10,000 लोगों को नौकरी दे देंगे। एमपी के लिए नाम पर, जिताने के नाम पर वो जाके लाइट लगा देंगे, वहाँ पे कॉलेज खोल देंगे, बहुत सारी बात उन्होंने दावा किया, सब कर देंगे, गांव को हाईटेक कर देंगे। ये काम है किसका? सांसद का है सब काम। तब भोला बाबू के लिए सब हुई। सर, आपने तो सवाल भी कर दिया था उनसे कि सब तो काम आप ही कर रहे हैं। भोला बाबू करेंगे, भोला बाबू चुनाव लड़े जीते हैं। अब चंद्र भोला करिए करेगा, सुनवे किए है, इधर से उधर कैसे हो जाएगा जी। तो मेरे कहने का मतलब कि चंद्रवंशी जिस स्थिति में है उसमें उनके लिए घातक एक और नैरेटिव किया है। अरुण कुमार जीत रहे हैं, पालना होगा, चिलना होगा। अरुण कुमार भी लड़ाई में नहीं है मेरे भाई। जब प्रचंड था तो गए लड़ने तो हार गए, तो अब कुछ स्थिति में आप कह रहे को जीत जाएंगे, क्या सिंपैथी उनके साथ है? तो चिराग पासवान के नहीं हुए हैं। चिराग पासवान से उनका क्या यही रिश्ता था कि हम आपके पिता चाचा समान है, पिता समान है, आप हमको टिकट दीजिएगा तब, हर नहीं दिया जगह। तो दुश्मन। और चिराग पासवान तो उनको हर जगह आगे रख रहे थे, जहाँ पे भी जाते थे सब। मेरी एक बात का जवाब दीजिए रत्नेश जी, क्या आपको टिकट देंगे तभी आपका मेरा रिश्ता रहेगा? नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत भी तो रिश्ता व्यापारिक रहेगा। संबंध था। बिल्कुल, चाचा फिर किस नाम का यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अपना चाचा भी धोखेबाज था। उनके हिसाब से तो उनका अपना चाचा भी धोखेबाज था। जी। एक को सीट नहीं दिया भाजपा ने, अब मुंह ताक रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव बेस्ड है ना, ल्यूक्रेटिव बेस्ड है, बेनिफिट बेस्ड है। आप दीजिए तो हम देंगे, आप हमको टिकट दीजिए तो हम आपको चाचा बने कहने का अधिकार देंगे। और तो ऐसा चाचा तो नीतीश कुमार चाचा हो गए आज चिराग पासवान के, हैं? आपने गानों सुनने किया होगा चाचा हमारी माथवा पर रहता रहे तहार हाथ। तो अब जब इतना वीआईपी चाचा मिल गया नीतीश कुमार के नाम पर, तो अभी छोटा मोटा चाचा का क्या जरूरत है? सच्चाई है कि मतलब जिस तरह से ये चर्चा हो रही थी कि जाएंगे, लड़ जाएंगे, कांग्रेस से टिकट लेके आ रहे हैं अरुण कुमार, यहाँ से ला रहे हैं, वैशाली से लड़ जाएंगे, वहां से लड़ जाएंगे, नवादा से लड़ेंगे, हो ये वही जो राम रची रखा, पुनः मुश्किल हो, आखिर जहानाबाद में लड़ रहे हैं। कई लोगों से मैं शर्त लगी, कोई लोग 2 लाख वोट लाएंगे, कोई 1.5 लाख वोट लाएंगे, कोई 1 लाख वोट लाएंगे। अरे 50,000 से 1 लाख के बीच में सिमट जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ। हाँ, इससे डैमेज होंगे चंद्रवंशी की नहीं, ये बड़ी बात है। देखिए, सुरेंद्र यादव ने पिछली बार जो मार्जिन था ना, इतना कम कर दिया था, इसीलिए इस बार सबका फेफड़े सूखा हुआ है कि जो तो मार्जिन है तो ऐसे ही कम हो जाएगा अरुण कुमार के लड़ने से। फिर वो आशुतोष लड़ रहे हैं, तो कहीं लड़ाई, तो मतलब लड़ाई तो 2 भूमिहारों में वहीं पे हो गया, वहीं पे हो गया। तो वहां से चंद्रवंशी की तरफ टर्न कर जाएगा। और भूमिहारों का वोट बड़ा निर्णायक है जी। भूमिहार यादव वोट को कंपनसेट करते हैं जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, अभी भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि वहां से जहानाबाद से वो जीत रहे हैं चंद्रवंशी, लेकिन फिर भी मैं जहानाबाद में एनडीए को हार की तरफ ही रखूंगा। मेरे हिसाब से वो जीतना उनके लिए संभव नहीं है, तो मेरी तरफ से तो भाई जहानाबाद पैकअप है। पैकअप है। देखिए, ये 8 लोकसभा सीट जिन पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया, भविष्य जो है ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन अभी बाकी है 40 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल। देखिए, हम पंचनामा में एक बार फिर से जुड़ेंगे आप सभी दर्शकों के साथ, और जो एग्जिट पोल है, सत्य शोध है, तमाम चैनलों पर चल रहे उन शोधों के अलावा
जो हम चीड़-फाड़ करेंगे 40 लोकसभा सीटों पर, उसे आप जरूर देखिएगा। हमारे साथ हमारे संपादक होंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, हमारे साथ हमारे बाबा होंगे और तमाम लोग मिलकर सत्य शोध करेंगे 40 लोकसभा सीट पर। फिलहाल अभी के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीड़-फाड़ जारी है। निरंतर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।